नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज क्षितिज भाग 1 कक्षा 9वीं। आज की हमारी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है, आज का हमारा जो शीर्षक है, आज की हमारी जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इस कविता के रचयिता हैं राजेश जोशी जी। रचयिता का क्या नाम है? राजेश जोशी जी। राजेश जोशी जी का जन्म 1946 में नरसिंहगढ़ जिला मध्य प्रदेश में हुआ। अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके पत्रकारिता के रूप में काम किया और साथ ही अध्यापक के रूप में भी आपने काम किया। बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर, गंभीर विषयों को साधारण शैली में लिखना आपकी जो कलम है, आपकी कविता है, उसका विषय रहा है। आपने कविता के साथ साथ कहानी और नाटक और में भी आपने अपनी कलम चलाई है। बहुत सी रचनाओं का आपने ट्रांसलेट किया है, अनुवाद भी किया है। तो आपकी जो प्रस्तुत जो कविता है उसमें साधारण सी दिखने वाली जो घटना है, उसके अंदर जो असाधारण पीड़ा है उसको दर्शाया है। तो आइए हम आज की जो हमारी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके शीर्षक पर चर्चा करें। काम करना गलत नहीं है, हर कोई काम करता है। काम के कारण ही, कार्य के कारण ही ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ ये साधारण सी पंक्ति दिखाई दे रही है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर का जो भाव है, इसके अंदर की जो मार्मिकता है वो ये है कि बच्चे काम पर जाने के लिए नहीं, बच्चे खेलने के लिए होते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए होते हैं। उनका एक अपना खिलखिलाता हुआ, खिलकारी लगाने का संसार होता है। उनके हाथ में हंसी कस्सी है, दाती है, कुदाली है या कोई दूसरे प्रकार के काम के हथियार नहीं देने हैं, अपितु उनके हाथ में गेंद हो, उनके हाथ में पुस्तक हो, उनका बचपन हो खिलखिलाता हुआ, चहचाता हुआ, किलकारी लगाता हुआ होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सामान्य जनमानस से कवि लेना चाहते हैं। तो इस कविता में कवि ने जो बच्चों की पीड़ा है और बाल मजदूरी के ऊपर एक प्रकार से अपनी बात रखी है, व्यंग्य किया है। और समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, शासन और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है कि सारे कानून नियम होने के बावजूद भी संविधान में बाल मजदूरी के ऊपर पूरा प्रतिबंध है। विशेष अनुच्छेद 24 में इस प्रकार से बाल मजदूरी के ऊपर प्रतिबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी भी उद्योग, कारखाने में, फैक्ट्री में कहीं पर भी बाल मजदूरी नहीं करेगा। ये संवैधानिक रूप से अपराध है। उसके बावजूद भी हजारों बच्चे हैं, सड़कों के ऊपर आप देख सकते हैं, वो काम करते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसके ऊपर अपनी कविता के माध्यम से इस मार्मिक विषय को रखा है। तो आइए अलग अलग जो इसके काव्यांश हैं उनका सरलीकरण करें, समझेंगे, जानेंगे। पहला काव्यांश आप देखेंगे, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, एक सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? तो सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से ली गई हैं। इस काव्यांश के रचयिता कवि राजेश जोशी जी हैं। राजेश जोशी ने बाल मजदूरी के ऊपर व्यंग्य करते हुए बच्चों की पीड़ा, जो मार्मिक पीड़ा है, उसको इसमें रखते हुए कहा है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि बाल मजदूरी, बाल शोषण के ऊपर अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि सर्दी का ठिठुरती हुई सर्दी का मौसम है और ऐसे में हर कोई अपने घरों में ठहरा हुआ है, हर कोई अपने घरों में बैठे हैं, सड़कें सूनी हैं। लेकिन ऐसे
विपरीत परिस्थितियों वाले वातावरण में, मौसम में सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम की तलाश में हैं, और वो काम की तलाश में सुबह सुबह कोहरे से चारों ओर कोहरा, घना कोहरा जमा हुआ है। आप वातावरण को एहसास कीजिए कि चारों ओर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, और ऐसे में हर कोई सर्दी से की ठिठुरन से बचने के लिए अपने घरों में दुबके रहते हैं, अपने आप को सर्दी से बचाने का प्रयास करते हैं अग्नि या दूसरे संसाधनों के द्वारा। ऐसे विपरीत परिस्थिति के मौसम में, वातावरण में बच्चे हैं वो काम की तलाश में सड़क को पार कर रहे हैं, सड़क से दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं। और ये वातावरण कब का है, समय कब का है, सुबह सुबह। तो कभी कह रहे हैं कि सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे काम की तलाश में जा रहे हैं, सड़क को पार कर रहे हैं, और वातावरण है बहुत ही ठिठुरन भरी सर्दी का, कोहरा जमा हुआ है, बर्फ जमा है, चारों ओर धुंध का वातावरण है। ऐसे में बच्चे हैं वो काम की तलाश में जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, भयानक, डरावनी, भयावह, बहुत ही सिहरन पैदा करने वाली ये जो अवस्था है कि सब कोई अपने घरों में बैठा है लेकिन बच्चे काम की तलाश में जा रहे हैं। ऐसे विपरीत परिस्थिति के मौसम में, ठंड भरे मौसम में, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, असाधारण घटना है, मनुष्य मात्र के अंदर सिहरन पैदा करने वाली है, भय पैदा करने वाली है कि ऐसी क्या नौबत आ गई, कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई, कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि बच्चे जिनके हाथों में पुस्तकें होनी चाहिए, वो अपने घरों में सुरक्षित होने चाहिए, लेकिन वो काम की तलाश में जा रहे हैं, काम करने के लिए मजबूर हैं। तो ये कैसी अवस्था है, बहुत ही भयानक है, पीड़ा देने वाली ये पंक्ति है, कोई सामान्य घटना नहीं है। आगे क्या कहा कवि ने, भयानक ऐसे विवरण की तरह लिखा जाना, और उससे भी ज्यादा भयानक है, डरावनी है कि एक विवरण के इसमें एक वर्णन सा हो रहा है, एक सामान्य, इस घटना को सामान्य मान लिया जाना और भी भयानक है, और भी पीड़ा देने वाला है। एक सवाल की तरह बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ये हमारे जहन में, हमारे मन मस्तिष्क में इस प्रकार का प्रश्न कौंधना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी बच्चों के सामने आ गई है कि उन्होंने सुबह सुबह ठंड भरी प्रातः काल की वेला में काम की तलाश में जा रहे हैं। भावार्थ यह है कि यहाँ कवि ने बाल मजदूरी के ऊपर सीधा व्यंग्य किया है और समाज से प्रश्न किया है कि हर कोई ऐसे हजारों बच्चों को देखते रहते हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क में ये एक सामान्य सी घटना क्यों लग रही है, इसको असामान्य मानना चाहिए। समाज में बहुत बड़ी असमानता को दर्शा रहा है कि बच्चे कितने मजबूर हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, विवश हो गए हैं, और उनसे बड़ी विवशता क्या है, उनके अभिभावकों की है, माँ बाप की है कि बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है। तो यहाँ जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है उसको कवि ने दर्शाया है, बच्चों की मजबूरी को भी दर्शाया है, अभिभावकों की, माँ बाप की जो मजबूरी है उसको भी दर्शाया है, और बच्चे अपने माँ बाप को, अभिभावकों को सहयोग देने के लिए कि उनको आर्थिक रूप से सहयोग मिले, सामाजिक रूप से वो कुछ अपना गुजारा कर सके, ये सारी पीड़ाएं हैं, ये सारी मजबूरियां बच्चों के सामने रही होंगी, जिसके कारण बच्चे काम की तलाश में निकल रहे हैं। तो विशेष में कवि ने यहाँ बाल मजदूरी के ऊपर या बच्चों का जो शोषण हो रहा है उसके ऊपर सीधा व्यंग्य किया है, और समाज की जो सामाजिक और आर्थिक जो असमानता है उस असमानता को भी दर्शाया है कि आज भी सामाजिक ताना बाना है वो समान नहीं है, समता मूलक समाज नहीं है। और ये समाज के सामने प्रश्न उठाया है कि यह सामान्य घटना नहीं है, समाज को, शासन प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए। काव्यांश 2 आप देखेंगे, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान बगीचे, सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक,
तो प्रसंग वही प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से ली गई है। इस कविता के रचयिता राजेश जोशी जी हैं और यहाँ उस प्रसंग को एक प्रश्नात्मक शैली में समाज के सामने इस बात को प्रमुखता से मुखर रूप से कवि ने उठाया है कि बच्चे सुबह सुबह ठंड भरी ठिठुरन भरी प्रातः काल के बेला में बच्चे काम की तलाश में जा रहे हैं। ये सामान्य घटना नहीं है, भयानक घटना है। इस हर किसी के जहन में ये पीड़ा होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए कि ऐसे क्या मजबूरी बच्चों के सामने आ गई है कि वो काम की तलाश में जा रहे हैं। और उसी का एक सभी बुद्धिजीवी और जनमानस के सामने प्रश्न किया है कवि ने, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, अंतरिक्ष आकाश कि बच्चों के हाथ में आज कस्सी कुदाली हथौड़ी दूसरे प्रकार के ऐसे संसाधन हैं जो कि काम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जिन हाथों में बच्चों को खेलने के लिए खिलौने होने चाहिए, गेंद होनी चाहिए, बाल होनी चाहिए, क्या उनके खेलने के जो संसाधन हैं, बाल है या दूसरे प्रकार के खेलने के जो साधन है वो सारे के सारे खत्म हो गए? क्या अंतरिक्ष में आकाश में गिर गए हैं? उनके नाम के सारे खेल हैं और खेल के संसाधन समाप्त हो गए हैं। इसी बात को प्रमुखता से रखते हुए कवि कहते हैं, क्या दीमकों ने खा ली है सारी रंग बिरंगी किताबों को? किताबें पुस्तकें रंग बिरंगी, दीमक जो किसी भी कास्ट में लग जाती है तो बाहर से तो साफ सुथरा दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। तो उसी को प्रसंग शैली में बहुत ही मुख्य रूप से उठाते हुए इस प्रसंग को कवि कहते हैं कि जिन बच्चों के हाथ में पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो बचपन है वो फूलों की तरह खिला होना चाहिए, मुखर होना चाहिए, रंग बिरंगा होना चाहिए, उनके बचपन में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। तो उनके हाथों में रंग बिरंगे किताबें होनी चाहिए, पुस्तकें होनी चाहिए। क्या वो सारी किताबें हैं वो दीमक रूपी किसी कीट ने उनको खा लिया है? अर्थात उनकी सारी जो किताबें हैं वो कहाँ समाप्त हो गई है? समाज के सामने प्रश्न किया है कवि ने। अर्थात उनके हाथ में कुदाली हथौड़ा दराती नहीं होना चाहिए था, बच्चों के हाथ में रंग बिरंगे पुस्तकें होनी चाहिए थी जिनसे वो पढ़ लिख करके अपने भविष्य को सुनहरा बना सके, अपने सपने को साकार कर सके। लेकिन इसकी मजबूरी क्या है? इसका जवाब है वो समाज और समाज के जो नेतृत्व करने वाले हैं, शासन और प्रशासन के लोगों को देना चाहिए। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? कि बच्चों के हाथ में जो खेलने के लिए अलग अलग प्रकार के खिलौने होने चाहिए वो काले पहाड़ के नीचे प्रसन्न किया है, बहुत ही चुकेले अंदाज से व्यंग्य किया है कि काले पहाड़ जिस प्रकार से अकाल सा हो जाता, अंधेरा सा हो जाता, क्या बच्चों के भविष्य में एकदम अंधेरा सा चाह गया है कि किसी पहाड़ में के नीचे सारे के सारे उनके खिलौने दब गए। भावार्थ है कि बच्चों का जो बचपन है वो सुरक्षित होना चाहिए, बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, खिलौने होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मजबूरी से वो काम करने के लिए वो लाचार है। तो इसका जो उत्तरदायित्व है वो बुद्धिजीवी लोगों के पास और समाज के लोगों पर होना चाहिए। अर्थात समाज की जो आर्थिक और सामाजिक जो विषमता है उसके ऊपर समाज के लोगों ने कुछ न कुछ जरूर सोचना चाहिए, उसका उत्तर समाज के लोगों को देना चाहिए। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे प्राथमिक स्तर के जो पाठशालाएं होती हैं उनके लिए मदरसों का प्रयोग किया है, स्कूलों का प्रयोग किया है। मदरसा है वो उर्दू का शब्द है, इमारतें भी उर्दू का है, इमारतें भवनें। ये बच्चों का बचपन जहाँ शिक्षा संस्कार लेने के लिए जीवन के क्या जिनको सिखाया जाता है, जीवन का कार्य व्यवहार सिखाया जाता है, वो सारी की सारी पाठशालाएं वो भवन कहाँ रह गए हैं? अर्थात उन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, किसी प्राथमिक पाठशाला में होना चाहिए, लेकिन वो सारे स्कूल कहाँ गायब हैं? वो किस लिए बनाए गए हैं? अगर छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम की तलाश में जा रहे हैं, ऐसे ठिठुरन भरे प्रतिकूल वातावरण में मौसम में बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो मदरसे वो स्कूल वो इमारतें वो भवन किसके लिए हैं? आगे कहा, क्या सारे मैदान बगीचे और घरों की आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक अचानक?
बच्चों का बचपन है, उसका उनका अवरोध निरंतर धारा प्रवाह उनका विकास होना चाहिए, और उस विकास में जहाँ पुस्तकें हैं, खिलौने हैं, गेंदे हैं, स्कूल है, वो उनकी अहम भूमिका होती है। इनके द्वारा ही बच्चों का जो बचपन है वो व्यतीत होता है। शिक्षा और संस्कार प्राप्त करके उनका जो भविष्य है वो देश का भविष्य बनता है, वो एक श्रेष्ठ नागरिक बनते हैं। लेकिन ये सारी चीजें उनके लिए गायब हो गई है, नष्ट हो गई है, और सारे मैदान, बाग, बगीचे और घरों के आंगन, जहां घरों के आंगन में बच्चों की किलकारियां लगनी चाहिए, उनको स्वच्छंद भाव से खेलने का अवसर दिया जाना चाहिए, ये सारे के सारे कहाँ गायब हो गए हैं। भावार्थ यह है कि ये सारी चीजें होने के बावजूद बच्चों के हाथ में पुस्तकें होंगी, खेलने के लिए खिलौने होंगे, और खुले भरे बाग बगीचे होंगे, घर के आंगन में उनकी किलकारियां लग रही होंगी, तभी बच्चों का भविष्य वो सुरक्षित हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें नदारद हैं, एकाएक गायब हो गई, और बच्चे हैं वो काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। ये बच्चों की और अभिभावकों की तो मजबूरी है, लेकिन समाज के लोगों को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए, शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि केवल नियम कानून बनाने से ही समाज का उत्थान होने वाला नहीं है। अगले और अंतिम काव्यांश में आप देखेंगे, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। प्रश्न किया है कवि ने फिर से, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह सारी चीजें हस्तमामूल हैं, हस्तमामूल हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो प्रसंग पहले वाला ही है, इसका जो सरलार्थ है उसके ऊपर ध्यान देंगे। कवि समाज के लोगों से, शासन प्रशासन के लोगों से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि बच्चे भरी ठिठुरन में, कोहरे भरी प्रातःकाल की बेला में, सुने इस वातावरण में काम की तलाश में जा रहे हैं। ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी कि वो काम की तलाश में जा रहे हैं, तो फिर बचा ही क्या है। और बच्चे ही अगर काम करने के लिए मजबूर हैं, तो इस समाज में, इस देश में बचा ही क्या है। अगर बच्चों का बचपन ही सुरक्षित नहीं है, तो ये रंग बिरंगे किताबें, खिलौने, ये सारा जो निर्माण कार्य है, उस निर्माण कार्य के आगे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये विकास, ये उन्नति, ये प्रगति, ये राष्ट्र, ये सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है, बनावटी हो जाता है। तो कवि ने कहा है कि अगर बच्चों का बचपन ही सुरक्षित नहीं है, उनके पास खिलौने नहीं है, पुस्तकें नहीं है, घर आंगन में किलकारी लगने के लिए खुला मैदान नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है इतने ऊंचे आसमान को छूने वाली जो अट्टालिकाएं हैं, भावने हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, ये चीजें हैं जो हम विकास की बात कर रहे हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए ही है। क्यों? क्योंकि आज का जो बच्चा है वो कल का भविष्य है। वो इंजीनियर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, नेता के रूप में, किसान के रूप में जो काम करेगा तभी करेगा ना जब उसको इस प्रकार से किताबें दी जाएंगे, स्कूल में पढ़ने का उनको अवसर दिया जाएगा। अगर ये अवसर ही नहीं है तो ये सारी की सारी चीजें बेमानी है, इनका कोई उत्तर नहीं है, कोई इनका कोई किसी प्रकार से इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये भयानक और भयावह स्थिति है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता है। और ये सब हो रहा है तो ये सामान्य घटना नहीं है, असामान्य घटना है, हर किसी को पीड़ा देने वाली है कि ऐसी समस्या है, बहुत ही विकट समस्या है कि बच्चे काम करने के लिए मजबूर हैं। ये सामान्य घटना नहीं है, हर किसी को इसको ऊपर सोचना चाहिए कि ऐसी क्या सामाजिक और आर्थिक विपदा बच्चों के सामने आ खड़ी हो गई है कि अपने माँ बाप के लिए, अभिभावकों के सहयोग के लिए वो स्कूल में न जा करके, खेल के मैदान में न जा करके काम की तलाश में जा रहे हैं, और वो भी विपरीत परिस्थितियों में। आगे क्या कहा? लेकिन इससे भी ज्यादा यह सारी चीजें हस्मामूल हैं। हस्मामूल यथावत ज्यों का त्यों। आगे ये भी उर्दू का शब्द है, कवि ने इसी बात को बहुत ही मुखरता से उठाते हुए कहा है कि
ये सारी चीजें हो रही हैं। हजारों बच्चे प्रातःकाल काम की तलाश में जा रहे हैं, सब लोग उनको देख रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी घटना ये है कि सब कुछ यथावत है, जो का त्यों है। स्कूल भी है, कॉलेज भी है, खेल के मैदान भी है, रंग बिरंगी पुस्तकें भी हैं, सारी चीजें हैं। सारी चीजें होने के बावजूद भी, सारे संसाधन होने के बावजूद भी जो का त्यों है। ये सारा सामाजिक ताना बाना है, वातावरण है, वो सामान्य गति से चल रहा है, किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अर्थात ये सारी चीजें होने के बावजूद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, और समाज के जो लोग हैं वो देख रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग देख रहे हैं, उनके सामने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। भावार्थ यह है कि शासन और प्रशासन, अभिभावक और समाज के जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि केवल कानून बनाने मात्र से बच्चों का बचपन है वो सुरक्षित नहीं रह सकता। हर किसी की जिम्मेदारी है कि बच्चे काम पर न जाकर के वो स्कूल में जाएं, उनके लिए खेलने के लिए खिलौने हो, ऐसा वातावरण दिया जाए कि बच्चे शिक्षा संस्कार प्राप्त करके एक श्रेष्ठ नागरिक बन पाए। तो उसका उत्तर है यहाँ कवि ले रहे हैं कि ये सामान्य घटना नहीं है, सब किसी की जिम्मेदारी है कि बच्चों का बचपन है वो सुरक्षित हो, और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो संसाधन है उनको प्राप्त होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। तो केवल इसको एक हम देखते रहने से उसका कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो इसके समाधान की ओर कवि ले जाना चाहता है। कवि की जो मुख्य जो मंशा है, उनको चाहते हैं कि समाज के लोग हैं इस घटना के ऊपर भी, बाल मजदूरी के ऊपर भी सोचें। केवल कानून बनाने मात्र से इसका समाधान होने वाला नहीं है। आगे कहा है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, और ये जो घटना है सामान्य दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। हजारों बच्चे प्रातः काल काम की तलाश में हर सड़क पर देखे जा सकते हैं, और हर कोई इन बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा है, और उनके जहन में कोई दर्द नहीं उठ रहा है, कोई पीड़ा नहीं उठ रही है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने जो बाल मजदूरी है उसके ऊपर इस मुद्दे को उठाया है। केवल नियम बनाने से बात बनने वाले नहीं है, इसका समाधान होना चाहिए। बच्चों के लिए स्कूल है, किताबें हैं, जो भी उसके लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, संसाधन उनको उपलब्ध होने चाहिए। अभिभावकों का भी दायित्व बनता है कि बच्चों को काम के लिए न जाएं, आप छोटे से स्वार्थ के लिए बच्चों के बचपन से न खेलें। बच्चों को पलने के लिए, बढ़ने के लिए, एक श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए हमें एक उचित वातावरण देना चाहिए। तो इसके माध्यम से बाल मजदूरी है और सामाजिक जो ताना बाना, उसकी असमानता को भी यहाँ कवि ने प्रमुखता से उठाया है। और ये घटना सामान्य घटना नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये असामान्य है उस समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए। तो इस कविता के माध्यम से सामान्य से देखने वाली शिक्षा के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बाल मजदूरी के ऊपर नियंत्रण हो, उसका समाधान हो, उन्मूलन हो, यही कवि का मुख्य भाव है। तो उर्दू के शब्दों के साथ, सामान्य शब्दावली के साथ एक बड़ी बात कवि ने यहाँ की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये संपूर्ण कविता है यहाँ संपन्न होती है, और इस कविता के जो तीनों पद हैं, काव्यांश आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कवि का जो भाव है वो भाव भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप देखेंगे, समझेंगे, और इसके सरलार्थ पहले और उसके बाद में जो प्रश्नोत्तर हैं कि बाल मजदूरी के ऊपर आपने निबंध लिखना है, आर्टिकल लिखना है, वो आप लिखेंगे। और ऐसी कौन सी समस्या है बच्चों के सामने कि वो काम की तलाश में जा रहे हैं। तो सीधा सा उत्तर है कि बच्चों की जो आर्थिक और सामाजिक असमानता है उसके कारण जा रहे हैं बच्चे काम के लिए, क्योंकि अभिभावकों को सहयोग करना चाहते हैं, और अभिभावकों के पास, माँ बाप के पास है इतने पैसे नहीं है, वो आर्थिक बदहाली से, तंगी से गुजर रहे हैं, इसलिए मजबूरी से बच्चों को काम पर भेज रहे हैं। इसी प्रकार का एक अगला प्रश्न ये बनता है कि बच्चों के बचपन को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। तो उनके पास खेलने के लिए बड़े बड़े आंगन होने चाहिए, उनके पास खिलौने होने चाहिए, पुस्तकें होनी चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार के
खेल के साधन होने चाहिए और खुला वातावरण होना चाहिए। बच्चों के बचपन के लिए किसी प्रकार का अवरोध दबाव नहीं होना चाहिए। तो इसके जो कुछ मुख्य प्रश्न हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की है। यह प्रश्नोत्तर भी आपने लिखना है और बाल मजदूरी के ऊपर आपने निबंध है वो तैयार करना है। और ऐसे उदाहरण आपने देखने हैं कि बच्चे कहाँ कहाँ पर काम पर जाते हैं, किसी दुकान के ऊपर, किसी होटल के ऊपर या किसी उद्योग कारखाने में आपने देखे हो। तो आपके स्वयं की इस प्रकार की जो घटना है उसको भी अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो आज ये हमारी जो कविता है यही संपन्न होती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।